हेलो एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने टेस्ट 3 दे लिया होगा। टेस्ट सीरीज का कैसी जा रही है आप लोगों की टेस्ट सीरीज? उम्मीद करते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट में आ सकते हैं वह टेस्ट 3 से उनके डिस्कशन की तरफ बनते रहिए नवोदय अकेडमी से। व्हेन KMNO4 जब KMNO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि क्या बनाता है, MnO4 2 नेगेटिव बना रहा है, ठीक है बनाता है। MnO2 भी बनाता है, ठीक है बनाता है। Mn2O3 भी बनाता है और Mn+2 भी बनाता है, करेक्ट, ठीक है। KMNO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों X पोटेशियम की होती है 1, मैंगनीज की कितनी होती है हमें पता है, प्लस X नहीं पता है। ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 2 होती है -2, -2 × 4 = 0। तो X की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से +7। KMNO4 की ऑक्सीडेशन कितनी हो गई, +7। सिमिलर मेथड से जब आप बाकियों की निकालोगे तो MnO4 2 नेगेटिव की कितनी आएगी, MnO4 2 नेगेटिव की हो गई +6। तो 7 से 6 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है बच्चों, 1 का, तो ये 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने का चेंज है, 7 से 4 का चेंज है, कितने का, 7 - 4 कितने का चेंज हो गया, 3 का चेंज, तो 1 3, ठीक है। Mn2O3 में ऐसे ही 4 का चेंज आएगा और Mn+2 मतलब 2 है तो यहाँ 5 का चेंज आएगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cannot act as an oxidizing agent? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम नहीं कर सकता है? बच्चों जो कंपाउंड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो भी कंपाउंड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। और जो कंपाउंड अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो रिड्यूसिंग मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम जानते हैं। तो KMNO4 मैंगनीज की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7, इसकी भी वही है। CrO4 2 नेगेटिव, इसकी भी +6 होती है मैक्सिमम, इसकी भी वही है। आयरन की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन +3, पर आयोडीन की तो -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is correctly matched with the oxidation number? ठीक है, अगेन आपको अभी बताया था हमने, AlF3 एल्यूमिनियम का हम X मान लेते हैं, फ्लोरीन का होता है एक का होता है 1 -1, तो 3 फ्लोरीन से कितना हो जाएगा, -3, X = +3, A का आ जाएगा S, ठीक है। P4O10, देखिए P4O10 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 4 × X -2 × 10 = 0, तो 4x = 20, x की वैल्यू आ गई 5, तो B का आ गया आपका R, ठीक है। HClO4 का आप ऐसे ही निकालेंगे तो 1 + x -8 = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, +7, C का आ जाएगा Q, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of in the following reaction H2O2 act as reducing agent? आपको बताना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 किस केस में रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करती है। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट जैसा किस में काम करती है, ठीक है। तो SO2 यहाँ पे +4 में है बच्चों और यहाँ +6 में, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही KI में ये -1 में है और ये 0 में है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्या काम कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हाँ, अब यहाँ पे देखो Ag2O यहाँ पे आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, सॉरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ से वो 0 में जा रहा है, तो +1 से 0 जा रही है कोई चीज तो वो क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, तो ये क्या हो गई यहाँ पे, रिड्यूसिंग ऑक्साइड, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं डी ऑप्शन में, बच्चे सिर्फ लेड देखते हैं, गलत। लेड में कोई चेंज नहीं है। ये सल्फाइड है -2 में और ये सल्फेट है +6 में, तो -2 से +6 सल्फर के लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The increasing order of oxidation number of sulfur in its compound is S8 S2O3 2 negative, S4 O6 2 negative and S2O2 2 negative। ठीक है, ठीक नहीं पता भाई मेरे को सही है नहीं। तो देखो S8 सिर्फ सल्फर ही सल्फर है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी एक जैसे कंपाउंड्स जो हो जाते हैं ना, जैसे Sa, P4, Cl2, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, बॉन्ड कैसा बनेगा, नॉन पोलर, इसीलिए क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, S2O3 2 नेगेटिव। देखो H2O3 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप सॉल्व करोगे तो ये +2 आएगा, ठीक है। S4O6 इसका ऑक्सीडेशन, इसका आप कैलकुलेट करोगे, इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसा आएगा। S4O6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आप देखो इस एक सल्फर से कितना हो गया, +5, इस एक सल्फर से कितना आ गया, +5, 2 पे +5 मतलब कितना हो गया 10, और 4 एटम पे है, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, सही बात, ठीक है। और H2S2O8, H2S2O8 को बच्चों एक बहुत ही स्पेशल एसिड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मार्शल्स एसिड, जिसे क्या कहते हैं, मार्शल्स एसिड। इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं मार्शल्स एसिड की, तो वो कुछ ऐसा होता है, कितने नेगेटिव है भाई, O, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सल्फर की तो कितनी आ जाएगी, +6। तो दोनों ही बातें सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और इसका रीजन भी ये है क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इस तरीके से फॉलो होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following reaction Kp is less than Kp? Kp is less than Kc. Okay. तो देखो बच्चों, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, Kp is equals to KCRT डेल्टा Ng। एक फॉर्मूला होता है KCRT डेल्टा Ng, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि Kp किस केस में छोटा है एज कंपेयर टू Kc, किस केस में Kp जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू Kc। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें डेल्टा Ng की पावर क्या है, नेगेटिव। डेल्टा Ng आप कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट की गैस के मोल, प्रोडक्ट की गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल। तो इस रिएक्शन में आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 1, ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है। यहां पे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, इट वुड बी -2। यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया +1 और यहाँ पे 0 आ गया। तो ऐसा एक ही केस है जिसमें Kp बड़ा छोटा होगा किसी से, वो है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके रखे हैं आपको 3 रिएक्शंस के लिए, और आपको बताना है ऑक्सीडेशन करेंगे जब आप अमोनिया का, तो NO के फॉर्मेशन से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। सबसे पहले तो आपको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। इसकी रिएक्शन होती है बच्चों 4NH3 plus 5O2 will give 4NO plus 6H2O, ठीक है, 6H2, ठीक है। चलो हम कोशिश करते हैं ऐसे करने की। देखो K1 कहाँ पे बच्चों, प्रोडक्ट, अमोनिया कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड, अमोनिया कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड। तो अगर, और यहाँ पे अमोनिया कहाँ पे बच्चों, रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे अमोनिया कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में। एक काम करता हूँ, इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि एक अमोनिया के लिए आ जाए। तो मैं अगर इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2
5/2 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 अमोनिया यहाँ पे भी लिखते हैं 2 अमोनिया। अब K1 कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे अमोनिया कहाँ पे है? प्रोडक्ट में है। यहाँ पे कहाँ पे है? रिएक्टेंट में। कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हो रही है तो आपको उसे कहाँ करना है? डिवाइड करना पड़ेगा। K1 कहाँ आ गया आपके? डिविजन में। NO 2 ही है, हाँ भाई 2 ही है, और दोनों प्रोडक्ट साइड ही है, तो इसलिए K2 कहाँ आ गया आपका? ऊपर आ गया। H2O तो बच्चों यहाँ एक ही है, पर वहां कितने बन रहे हैं? 3। मतलब आपको रिएक्शन को 3 से मतलब इसका क्या करना पड़ेगा? आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी आप कभी किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, आई रिपीट, जब भी आप कभी किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, जो जितना भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी पावर में चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है? उसकी पावर में। तो K3 का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। K3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, K2 K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1। ठीक है, K2 K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स और वाई देके रखे हैं और इसका केसी देके रखा है आपको। ठीक है, और आपको एक कंटेनर की कैपेसिटी देके रखी है जिसके अंदर 5 लीटर आ सकता है, जिसके अंदर कितना आ सकता है? 5 लीटर्स ऑफ अमाउंट आ सकता है। इनके मोल दे के आपको रखे हैं, आपको बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम में क्या है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? क्यूसी कैलकुलेट करते हैं। क्यूसी क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन उसकी स्टाइशियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन और उसकी स्टाइशियोमेट्री। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन देखेंगे, 5 लीटर है, प्रोडक्ट है Z, और Z कितना बन रहा है? 15 बन रहा है, तो 15/5। ठीक है, ये इसके क्या आ गई? मोलैरिटी आ गई। और इसकी स्टाइशियोमेट्री कितनी है? 2, तो इसका क्या हो जाएगा? पावर में चली गई, स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 5/5। इन दोनों की स्टाइशियोमेट्री 1 है, और ये हो जाएगा 10/5। ठीक है, तो 5 5 5 सब कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल बचेगा 15 × 15 और 5 × 10। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.5। ठीक है, अब आपका केसी कितना लेकर रखा है? 2। अगर क्यूसी की वैल्यू बच्चों केसी से बड़ी होती है, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी होती है, तो रिएक्शन कहा जाता है बच्चों? पीछे की साइड शिफ्ट होती है। तो जो रिएक्शन होती है वो पीछे की साइड शिफ्ट होती है, तो ये हो जाएगा इट विल प्रोसीड बैकवर्ड। इसका आंसर आ जाएगा द रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके रखा है। ठीक है, आपने इस रिएक्शन का वॉल्यूम का कंटेनर रिड्यूस कर दिया हाफ पे ओरिजिनल से, मतलब पहले वॉल्यूम V था, अब आपने कितना कर दिया? V/2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत कर रहे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, और 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन। डेफिनेटली ये नीट में रिपीट होगा। आप देखिए, या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर वुड बी 74। आंसर क्या आएगा? 74। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रिएक्शन देके रखी है आपको और आपसे पूछा है केपी का वैल्यू। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Kp is equals to KCRT डेल्टा Ng। Kp is equals to KCRT डेल्टा Ng। Kc का वैल्यू आपको देके रखा है 26, R की वैल्यू हमें मोल पर लीटर में पता है 0.0821। टेम्परेचर की भी हमें वैल्यू देके रखी है 250 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, इसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इट इज 523 केल्विन। डेल्टा Ng
प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल है, रिएक्टेंट में 2 मोल है, तो प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में 2, तो ये कितना हो गया -1। इस सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.61, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन 61, क्वेश्चन 61, 2SO2 plus oxygen gives 2SO3 plus X। जब भी कभी बच्चों प्रोडक्ट के साइड में आपकी हीट लिख दें, प्रोडक्ट के साइड में कभी भी ऐसी वैल्यू लिख दें +X +Y which denotes heat, इसका मतलब है the reaction is endothermic, the reaction is endothermic। रिएक्शन कैसा है आपका? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है बच्चों? एक्सोथर्मिक। जब भी कभी प्रोडक्ट के आगे के प्लस हीट लिखी आई है ऐसे, तो इट इज एक्सोथर्मिक। और कभी भी आपका डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका भी मतलब क्या है? रिएक्शन क्या है आपकी? एक्सोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन क्या है आपकी? एक्सोथर्मिक। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिएक्शन तभी आगे बढ़ती है जब आप उसका टेम्परेचर कम करो। जब आप उसका टेम्परेचर कम करो तो हाई टेम्परेचर वाले दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब प्रेशर की बात करते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे कि कैसी यील्ड होगी। तो प्रेशर बढ़ाने पे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, रिएक्शन उस साइड जाती है जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। रिएक्शन गोज टूवर्ड्स दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपके बच्चों? कम होते हैं। तो कहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है बच्चों? रिएक्टेंट साइड। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी क्या? बोलो हाँ। तो उससे SO3 की यील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। तो आंसर क्या आ गया? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन डी। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 एक रिएक्शन देके रखा है आपको, XY2 डिसोसिएट्स इनटू XY प्लस Y2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर जो है वो देके रखा है 600 मिलीग्राम। आपका जो इनिशियल प्रेशर है वो देके रखा है आपको 600 मिलीग्राम। इनिशियली इस रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है? 600 मिलीग्राम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का प्रेशर पे देखे रखा है 800। ठीक है, तो इसका डिसोसिएशन करते हैं बच्चों। XY2 600 है, कुछ समय बाद टूट के 600 माइनस अल्फा बचेगा, और ये कितने बन जाएंगे? अल्फा और अल्फा बन जाएंगे। करेक्ट। इनका नेट प्रेशर ऐड करेंगे, 600 माइनस अल्फा प्लस अल्फा विल गिव 800, क्योंकि प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम तो यही होगा, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम तो यही होगा। तो 600 माइनस से प्लस कैंसिल, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 800। तो अल्फा आप सॉल्व करोगे तो आएगा 200। अल्फा को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 200। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the unit of Kc for the reaction? Okay, तो Kc हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Kc is equals to प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, NH3 का कंसेंट्रेशन मैंने x मान लिया, और ये इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये भी मैं मानता हूँ x ही होगा, तो x की पावर 3। मतलब कंसेंट्रेशन बच्चों किस यूनिट पे होता है? मैं ऐसे बात करूं तो मोल पर लीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर का क्यूब, और वहां क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। ठीक है, आप इस सबको सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मोल -2 लीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन सी ऑफ योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉलिड NH4S देके रखा हुआ है, सॉलिड NH4HS देके रखा है। ठीक है, NH4HS देके रखा है। इसे जब आपने गर्म किया तो अमोनिया प्लस H2S निकला, तो आपका अमोनिया प्लस H2S निकला। ठीक है,
और इस रिएक्शन का केपी आपको देके रखा है 0.11। आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर दैट इज डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, ये चीज सॉलिड है, तो अगर कोई चीज सॉलिड होती है तो उसका कोई प्रेशर नहीं होता है जनरली, उसका जनरली कोई प्रेशर नहीं होता है। हम इनिशियली इसका प्रेशर क्या मान लेते हैं? 0.1 मान लेते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं हम इसका प्रेशर। हम इसका प्रेशर कितना, हम इसके मोल 1 मान लेते हैं। बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा? हम इसके मोल 1 मान लें। हम इसके क्या मान लें? 1 मोल मान लें। कुछ समय बाद ये 1 माइनस अल्फा टूटेगा, 1 माइनस अल्फा टूटेगा और ये अल्फा अल्फा बनेंगे बच्चों, बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? अल्फा 1 प्लस अल्फा कितने आ गए? 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब एक बात समझना मेरी, टोटल मोल्स आ गए आपके 1 प्लस अल्फा। अब आपने एक लॉ पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप इन सब का क्या लिख सकते हो? पार्शियल प्रेशर लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर लिख सकते हो। तो NH4HS तो एक सॉलिड है, उसका कोई प्रेशर होगा नहीं, इसलिए हमें मतलब नहीं है। NH3 का लिख लो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और H2S का लिख लो 1 प्लस अल्फा। इसको कर लो सॉल्व। Kp इज इक्वल्स टू दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, NH3 इंटू H2S, दैट इज अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इज 0.11। यहां से सॉल्व करके आप क्या निकाल लो? अल्फा, इट वुड कम 0.84। ये कितना आएगा? 0.84। तो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, आपसे एक रिएक्शन पूछी, इससे आपके 3 कंसेप्ट कवर हुए। पहला कंसेप्ट, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है एक गैस के सामने। दूसरी बात, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आपको क्या करना पड़ेगा? इसके पार्शियल प्रेशर्स निकालने पड़ेंगे और फिर आपको केपी के फॉर्मूले में इसे पुट करना है और आपकी वैल्यूज के सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन देके रखी है आपको, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन देके रखी है और आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आपसे पूछा गया है इस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो बच्चों, MO कहाँ पे? प्रोडक्ट की साइड है। MO कहाँ पे है? प्रोडक्ट की साइड है और एक ही मोल है, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? ये सेम ही वैल्यू रहेगी, तो 351.4। पर XO कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे तो किस साइड पे है? रिएक्टेंट की साइड पे है, और यहाँ पे कहाँ पे है? प्रोडक्ट की साइड पे। जिसका साइन बदल देंगे तो दैट वुड बी -90.8। इसका साइन बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस था यहाँ पे प्लस 90.8 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -90.8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -90.8। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव ऑफ 260.6। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बच्चों साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ अक्सर होती है। प्लीज थर्मोकेमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए उसे एक बार चेक जरूर करिएगा कि साइन की कोई गलती नहीं हो रही है ना, क्योंकि आप देखिए हर बार 266 है, प्लस माइनस के चक्कर में ऑप्शंस क्या होते हैं, इसमें गलतियां हो जाती हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following defines enthalpy of formation? अब सबसे पहले डिफाइन जो चीज कर रही है उसके पहले हमें पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन होता है बच्चों, एक मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, एक मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, एक मोल ऑफ कंपाउंड का एक मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, एक मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करना with its elemental compounds, ठीक है। ये एलिमेंटल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम क्वेश्चन सीखते हैं। कार्बन का जो बच्चों एलोट्रोपिक नेचुरली फॉर्म होता है वो ग्रेफाइट नहीं होता है, वो डायमंड नहीं होता है, वो ग्रेफाइट होता है, इसलिए आंसर गलत हो गया। CO इसका एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, इसीलिए गलत हो गया। यहाँ पे अमोनिया 1 मोल बनना चाहिए था, इसीलिए गलत हो गया। ये सही है, ठीक है, ये 1 ही मोल बनना चाहिए था, आपने एलिमेंटल फॉर्म से बन रहा है, इसीलिए आंसर क्या आ गया इसका? ऑप्शन बी। इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंबस्टन ऑफ मीथेन देके रखा है आपको, कंबस्टन ऑफ मीथेन देके रखा है, ठीक है। इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, CO2 + 2H2, ठीक है। इसकी वैल्यू है -890.4 आती है, ठीक है। आगे कार्बन का कंबस्टन करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, -393.5। हाइड्रोजन का कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, H2 + ½ of O2 gives H2, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -284.8, -284.8, ठीक है। आपको क्या बतानी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी बतानी है। आपको क्या बतानी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी बतानी है मीथेन की। तो ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चों इसी रिएक्शन में है, तो हम इसी रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। हमें मीथेन के लिए निकालनी है, ठीक है। मीथेन के लिए हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, हमें मीथेन के लिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये -890 है। अगर मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी तो मुझे बताओ, कार्बन + 2 हाइड्रोजन गिव्स मीथेन, ऐसे ही बनेगी। यहाँ पे मीथेन क्या है, प्रोडक्ट में है, यहाँ पे मीथेन कहाँ पे है, रिएक्टेंट में है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका साइन बदलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 890.4 हो जाएगा इसका साइन, 890.4 हो जाएगा। इस रिएक्शन में CO2 तो एक ही है और वो भी प्रोडक्ट की साइड है, तो इसे हम सीधा रख सकते हैं -393.5। और ये पानी की कितने मोल है बच्चों, 2 मोल दिए हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, उसमें पानी के कितने मोल है, 2 मोल है। तो आपको भी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको भी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 569.6। इस सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा -72.7। इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -72.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पर्सन है जिसे रोज की 2870 किलो कैलोरी चाहिए। एक पर्सन को रोज की 2870 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है। आजकल के बच्चे तो बहुत कैलोरी कैंशियस हो गए हैं, बहुत ही कम कैलोरीज खाते हैं, पर ये फिर भी बहुत कैलोरीज खा रहा है। तो 2870 किलो कैलोरीज चाहिए, ठीक है। केन शुगर का मतलब होता है बच्चों सुक्रोज, ठीक है। तो केन शुगर है C12H22O11 का कंबस्टन, मतलब जब आप 1 मोल का कंबस्टन कर रहे हो तो आपको मिल रही है -1349 किलो कैलोरी। तो इतने से आपको कितने मोल लगेंगे, पहले तो हम ये निकाल लें। तो ये हम कैसे निकालेंगे, 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा, 342 ग्राम होता है सुक्रोज का। सुक्रोज का कितना होता है, वो 342 होता है इसका मोलर मास। तो हम इतने के लिए इतनी चाहिए, तो इतने के लिए कितनी सुक्रोज चाहिए, कितने के लिए, 2870 के। तो हम ये निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, 342 divided by 1349 into 2870। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 727.7। ये वैल्यू आएगी 727.7 ग्राम। एक ही ऑप्शन है नियरेस्ट, 728। एक ही नियरेस्ट ऑप्शन है 728। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of acetic acid with KOH, CH3COOH की रिएक्शन जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रही है -12 किलो कैलोरी पर मोल, -12 किलो कैलोरी पर मोल। पर हमने तो पढ़ा है सर कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो तो कितनी आती है, -13.6। तो मतलब कुछ ये एनर्जी उतनी क्यों नहीं आई बच्चों, क्योंकि CH3COH क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। तो कुछ एनर्जी इसे आयनाइज करने में लग जाती है, कुछ एनर्जी इसको आयनाइज करने में लग जाती है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आई है 12.12, आनी चाहिए थी -13.6, तो वो बाकी भी वैल्यू क्या है, तो यहां से x निकाल लो, -12 + 13.6, it would be +1.7 kilocalorie. It would be +1.7 kilocalorie. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HFS। मैग्नीट्यूड देखो,
बाकी सबके केस में तो ये 57.3 किलो जूल आता है या 13.6 किलो कैलोरी आ जाता है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में वैल्यू 16.2 16.4 आती है। HF क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसीलिए वैल्यू जो होती है ये 57.3 से बड़ी आती है। एक्सेप्शन है बच्चों, इसकी वैल्यू 16.4 के आसपास होती है लगभग। दिस इज एन एक्सेप्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज HF जो होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी वजह से उसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो काफी ज्यादा आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, एक PH3 का एटमाइजेशन लेके रखा है। PH3 का एटमाइजेशन मतलब होता है बच्चों PH3 को कन्वर्ट करना एक P और 3H में। ये कब हो पाएगा? जब PH3 का बॉन्ड टूटेगा। और इसके अंदर कौन से बॉन्ड है? 3 PH बॉन्ड है बच्चों, तो मैंने उसे कह दिया 3x। इसकी एनर्जी देके रखी है 228, इसकी एनर्जी की वैल्यू देके रखी है 228। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? x की सीधा वैल्यू निकाल सकते हो 228 डिवाइडेड बाय 3 से। इससे क्या आ जाएगी? आपके P की PH बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी? आपकी PH बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी। अब P2H4 में देखिए, P2H4 में देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। P2H4 में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो एक तो PP बॉन्ड है, उसकी हम X मान लेते हैं, और यहां वाली PH बॉन्ड की कितनी है? 4 है ऐसे, तो 228 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। इस वैल्यू की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 355। सॉल्व कर लेना, यहां से X की वैल्यू आएगी 51 किलो कैलोरी पर मोल। यहां से X की वैल्यू आएगी 51 किलो कैलोरी पर मोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The bond dissociation energy of XY, ठीक है, the bond dissociation energy of XY, X2 और Y2 का रेशियो देके रखा है 1.5। रेशियो देके रखा हुआ है 1.5, ठीक है। और इसकी आपको क्या निकालनी है? आपको इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देके रखी है, तो हम इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए बच्चों? 1 मोल। प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? 1 मोल। तो ये कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों आधा आधा लेंगे तो ये 1 मोल बन जाएगा। तो ये X है, ये भी X है, और ये इसकी कितनी देके रखी है? पॉइंट नहीं, XY की 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी 0.5 है, ठीक है। अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी एंथैल्पी ऑफ वो लिखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, रिएक्टेंट्स की एनर्जी बॉन्ड्स की और प्रोडक्ट्स की एनर्जी उन्हें माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है बच्चों, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी आप माइनस कर दोगे तो इससे आंसर आ जाएगा। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी होगी बच्चों? X2, आधा बॉन्ड है तो ये कितना हो गया? हाफ X। इसकी हाफ मोल है और इसकी एनर्जी भी इनकी आती है, तो कितना हो गया? 1/4x। और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी? 1 ही मोल है और इसकी एनर्जी भी 1 है, -x। इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है? -200। टोटल वैल्यू कितनी देके रखी है आपको? -200, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4x। तो x की वैल्यू आएगी 800, इसका आंसर आ जाएगा 800, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following delta H is always negative? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है बच्चों, उसमें हमेशा ही हीट रिलीज होती है, इसीलिए उसका डेल्टा एच क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा ही क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि हमेशा ही हीट का रिलीज होता है जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होगा? तो डेल्टा एच का एक फॉर्मूला होता है क्या? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट की में गैसेस की मोल और रिएक्टेंट में गैस की मोल।
प्रोडक्ट में गैस के मोल और रिएक्टेंट में गैस के मोल्स को माइनस करके, तो देख लेते हैं किसमें बराबर है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर होने चाहिए, तभी ये बराबर होगा, तभी ये टर्म जाएगा। तो ढूंढते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऐसा आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी के अंदर 2 मोल ये प्रोडक्ट के अंदर है और 2 मोल ये रिएक्टेंट के अंदर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, और आपको देके रखे हैं सबके बॉन्ड्स की एनर्जी, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके रखी है, तो हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एच का फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यू देके रखी है आपको, कितनी है, 615 देके रखी है। सी डबल बॉन्ड सी की जो वैल्यू है वो कितनी देके रखी है, 615 देके रखी हुई है, तो वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक ही बॉन्ड है 615, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, सॉरी बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन में फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था इसके पहले, फॉर्मूला आएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में एक सी डबल बॉन्ड सी है तो 615 हो गया, सी एच बॉन्ड 4 है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 414, एक एच एच बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू है 435। प्रोडक्ट में क्या है, एक सीसी बॉन्ड है जिसकी एनर्जी है 347 और 6 सी एच बॉन्ड है तो जिसकी एनर्जी आ जाएगी -6 इंटू 414। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -125 किलो जूल। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76 नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो 2NH3 का फॉर्मेशन होता है, तो 2NH3 का फॉर्मेशन होता है। 56 ग्राम नाइट्रोजन देके रखा है, तो इसका मास होता है 28, इसका मास होता है 8। डिवाइड करोगे आप इसे 2 से तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये बन रहा है 2। 34 ग्राम इज 2 मोल्स, ठीक है। आपको बताना है इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल होंगे। अगर इसके 2 मोल है इक्विलिब्रियम पे तो ठीक है बच्चों, ये कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम पे कितना बनेगा, 2 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा 2 माइनस अल्फा, और ये कितना बनेगा 4 माइनस 3 अल्फा, ये कितना बनेगा 3 गुना टूटेगा तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3 अल्फा, और ये कितना बनेगा 2 अल्फा, ये भी कितना बनेगा 2 अल्फा। अब इस 2 अल्फा की जो है, अब इस 2 अल्फा की आपको वैल्यू देके रखी है 2 मोल, इसकी कितनी वैल्यू देके रखी है 2 मोल। आपको बताना है ये दोनों कितने बनेंगे, ठीक है। तो अगर 2 अल्फा की वैल्यू 2 मोल है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 मोल, तो ये 2 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ भी कितना मोल बनेगा 1 मोल। 4 माइनस 3 करोगे तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 1 मोल, और ये 2 अल्फा है तो ये कितना बनेगा 2। आंसर इज 112, आंसर क्या आ जाएगा 112। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। गैलियम के सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन देके रखा है, गैलियम से सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन देके रखा है, तो आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। आप जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे क्या होगा, डेंसिटी आपकी लिक्विड फेज की ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, डेंसिटी आपकी लिक्विड फेज की ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो आप मुझे बताइए कि गैस और सॉलिड में आपकी डेंसिटी किसकी ज्यादा देके रखी हुई है, लिक्विड की ज्यादा देके रखी है, बोलिए डेंसिटी किसकी ज्यादा देके रखी हुई है, लिक्विड की ज्यादा देके रखी हुई है। तो जैसे ही प्रेशर का एक फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू DRT, PM इज इक्वल्स टू DRT। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसी के साइड क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, जिस साइड डेंसिटी ज्यादा है।
तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब चूंकि रिएक्शन कहाँ जा रही है बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन की साइड जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा गैलियम का? कम होता जा रहा है। मतलब वो क्या चाहेगा? आसानी से मेल्ट होना चाहेगा या देर से मेल्ट होना चाहेगा? बिल्कुल आसानी से मेल्ट होना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ा रहे हो गैलियम क्या चाहेगा? जिस साइड ज्यादा डेंसिटी है मैं उस साइड चला जाऊं, तो उसकी ज्यादा डेंसिटी किस साइड है? प्रोडक्ट की साइड। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। आंसर आ जाएगा डी। जनरली ली-चाटलियर प्रिंसिपल को आप लोग गैसेस के लिए पढ़ते हो, बट ये सॉलिड और लिक्विड के लिए पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये सॉलिड और लिक्विड के लिए पूछा गया है, इसीलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बहुत अच्छे चांसेस है अगर ली-चाटलियर क्वेश्चन से कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना है नीट को, तो वो ये क्वेश्चन देगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? जिस साइड डेंसिटी ज्यादा होगी उस साइड क्या होगा बेटा? रिएक्शन जाएगी। जिस साइड डेंसिटी ज्यादा होगी उस साइड कहाँ जाएगी? रिएक्शन जाएगी। अब चूंकि जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे क्या है? ज्यादा, तो सॉलिड क्या होगा? फटाफट फटाफट मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 78। क्वेश्चन 78। In which of the following compounds nitrogen exhibits highest oxidation state? नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आती है? ठीक है, तो N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकाले होंगे तो ये आएगी -2, यहाँ आएगी -3, यहाँ आएगी -1/3 और यहाँ पे आएगी आपकी +-1। इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? माइनस की साइड है, तो बेटा -1/3 सबसे बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं बच्चों? नाइट्रोजन की नहीं पता है तो उसे 2x कर लो, हाइड्रोजन में सब में -1 रख दो और जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सारे न्यूट्रल एटम है इसीलिए 0 रख दो। ठीक है, नाइट्रोजन की x नहीं पता है, हाइड्रोजन की +1 होती है, प्लस रख देते हैं। +1 × 4 और एटम न्यूट्रल है तो कितना हो गया? 0। आंसर कितना आ जाएगा? N3H, क्योंकि इसकी क्या आएगी? -1/3 आएगी, जो इन सब में सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The oxidation state of carbon in C3O2। इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। C3O2 का स्ट्रक्चर बच्चों ये होता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3O2। इसे कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं, इसे कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। इस कार्बन का +2, इस कार्बन का +2 और इसका 0। ये भी पूछ सकता है 1, 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट करके भी पूछ सकता है नीट में। 1, 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट करके भी पूछ सकता है। तो +4 is divided in 3 atoms, so it would be +4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MnO4 नेगेटिव की ने इक्वेशन देके रखी है, हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसे बैलेंस करना है। तो MnO4 नेगेटिव का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, Mn+2 का कितना है? +2। कितने का चेंज है बच्चों? 5 का चेंज। ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव। सबसे पहले यहाँ नंबर का बैलेंस कर दे या नंबरिंग का बैलेंस कर दे। यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 कार्बन कर दे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +4। एक कार्बन के लिए 1 का चेंज, तो 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज हो जाएगा बच्चों? 2 का चेंज। 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज हो जाएगा? +2। क्रिस क्रॉस, इसका कोएफिशिएंट इसे दे दो और उसका कोएफिशिएंट इसे दे दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। इसी से आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज, बैलेंसिंग के लिए आप लोग मत कोशिश कीजिए कि हम जो ट्रेडिशनल एनसीईआरटी का मेथड है उससे करें। जल्दी जल्दी आप पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा वाले बैलेंस करा करो। जनरली आपका ऑप्शन इससे मैच हो जाता है। जनरली आपका ऑप्शन क्या होगा? उससे मैच हो जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रिएक्शन अगेन देके रखिए और आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव, तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पे +3 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक क्रोमियम में 1 का चेंज, तो यहाँ सबसे पहले एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 एटम। ठीक है, एक क्रोमियम में 1 का चेंज होता है, एक क्रोमियम में 3 का चेंज है, तो 2 क्रोमियम में कितने का चेंज होगा? 6 का चेंज। ठीक है सर, निकल 0 में है यहाँ पे और यहाँ पे 2 में है। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 का चेंज है,
इसे सिंपल होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका कोएफिशिएंट उसे दे देंगे और इसका कोएफिशिएंट इसे दे देंगे। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 क्रोमियम डालने थे, क्योंकि एटम का नंबर तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो B क्या है, 1 है, C क्या है, 3 है, D क्या है, 2 है, और F क्या है, 3 है। ये सब तो आ गया। अब सर पानी बैलेंस करना है, करूंगा मैं, तो मानूंगा ही नहीं आपकी बात, तो ठीक है मत मान। देखो यहाँ कितने क्रोमियम ऑक्सीजन है, 7, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही सोर्स है वाटर, तो हम ये 7 लिखना पड़ेगा, और हाइड्रोजन 7 2 14, तो कितना आ गया, 1। ठीक है, ऑप्शन से करना, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा हीट ट्रायल में, हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है, स्पीड से ऑप्शंस का यूज करना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Calculate number of moles of KMnO4। अब KMnO4 के मोल्स कैलकुलेट करो जो रिएक्ट करेंगे Ki के साथ इन एल्केलाइन मीडियम। तो एल्केलाइन मीडियम में आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए KMnO4 का रिएक्शन। ठीक है, एल्केलाइन मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, +6, और I नेगेटिव जो होता है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। I नेगेटिव जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। +7 से +6 1 का चेंज, -1 से 0 में 1 का चेंज, तो 2 आयोडीन है तो 2 का चेंज। क्रिस क्रॉस, अगर 1 मोल की आई है तो हमें कितने मोल KMnO4 लग रहा है, 2 मोल KMnO4 लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 मोल KMnO4 लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है आपको, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व। ठीक है, तो देखो यहाँ H3PO4 जो था यहाँ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 में से 2 हाइड्रोजन कुछ और कर रहे हैं, मींस एक ही हाइड्रोजन HPO4 के साथ है, तो मतलब कितना हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गए, 2 हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, इसका हाइड्रोजन का चेंज आ गया 2 का, तो आंसर वुड बी 49। आंसर क्या आ जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will behave as oxidizing as well as reducing। मतलब जो भी अपनी बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ना बहुत ही राजा मतलब जैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ना बहुत ही भिखारी मतलब जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो। जो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बच्चों, वो ही क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जैसा काम कर पाएगा। तो यहाँ पे K2Cr2O7 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए नहीं हो पाएगा। यहाँ पे KMnO4 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए नहीं हो पाएगा। इसमें सारे बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो KMnO4 क्या होता है बच्चों, एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। KMnO4 क्या होता है, एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। जैसे ही आप इसे डालते हो तो ये पिंक कलर से, जैसे ही आप इसे डालते हो तो ये पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है, इसीलिए हमें कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे सेल्फ इंडिकेटर कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडिकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं 86 क्वेश्चन पे, चलते हैं 86 क्वेश्चन पे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक रस्टिंग की इक्वेशन लिखी रखी है और आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। आयरन +3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही बात है बच्चों, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
मेटेलिक आयरन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, O2 नेगेटिव। सही बात है, मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस नहीं बच्चों, ऑक्सीडाइज टू आयरन +3, इसीलिए ये गलत है। ये डेफिनेटली रिडॉक्स रिएक्शन है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो 86 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KClO3 से KCl+3O2 एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का एग्जाम्पल है। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स क्या होती है बच्चों, एक ऐसी रिडॉक्स जिसमें रिएक्टेंट के जो दोनों स्पीशीज हैं और प्रोडक्ट के स्पीशीज में क्या हो रहा है, आपके डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे KClO3 का क्या हो रहा है, KCl, ठीक है, KClO3 का आपको उसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से KClO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Cl की आएगी +5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी -1, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 से 0 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के एक कंपाउंड का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसी समय दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसीलिए दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ diamond, the enthalpy of combustion of diamond and enthalpy of formation of carbon dioxide, enthalpy of combustion of diamond and enthalpy of formation of carbon dioxide, ये सेम नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि कार्बन का डोनर मैंने आपको बताया कि डायमंड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है, इसीलिए ये वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं हो सकती, तो असर्शन गलत है। डायमंड इज मोस्ट थर्मोडाइनमिकली, नहीं बच्चों, ग्रेफाइट थर्मोडाइनमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल, तो आंसर वुड बी, दोनों ही गलत हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैल्यू देके, एक इक्वेशन देके रखा है आपको, एक इक्वेशन देके रखा हुआ है, 2CO + O2 गिव्स 2CO2 और इसका डेल्टा H आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। एक 10 लीटर का रिजिड वेसल है 500 केल्विन पे, ठीक है। इनिशियल प्रेशर देके रखा हुआ है आपको 70 बार, और कुछ समय बाद रिएक्शन का प्रेशर कितना हो जाता है, 40 बार। कुछ समय बाद रिएक्शन का प्रेशर कितना हो जाता है, 40 बार। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा H आपको सबसे पहले क्या लगाना है बच्चों, गैसियस स्टेट की इक्वेशन लगानी है, गैसियस स्टेट की इक्वेशन लगानी है, और P1 V1 = P2 V2 से आपको फाइनल वॉल्यूम निकाल लेना है। पहले 10 लीटर था, अभी 70 है, आफ्टर बिकमिंग 40 ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डेल्टा H इज इक्वल, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, मतलब डेल्टा H प्लस डेल्टा W। डेल्टा H दिया है, डेल्टा W यहाँ से निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, सीधा डेल्टा U। इसे आप सॉल्व करोगे, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 89 का ऑप्शन बी, -530। अगेन next question, in which of the following work is independent of path? वर्क जनरली बच्चों एक पाथ फंक्शन होता है, वर्क जनरली क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है वर्क जनरली, एक पाथ फंक्शन होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जब वर्क जो होता है पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं क्यू क्या होता है, डेल्टा Q 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया, डेल्टा U बराबर डेल्टा W, डेल्टा U बराबर डेल्टा W, और डेल्टा U हम जानते हैं कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इसीलिए इस केस में जो वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक स्टेट फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एडियाबैटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas expands at a constant external pressure
at a constant external pressure of 2 atm from 20 liter to 40 liter and absorb मतलब बच्चों हीट क्या होगी पॉजिटिव +10. इंटरनल एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W. डेल्टा W कैसे निकालोगे? -P डेल्टा V से. प्रेशर दे के रखा है 1 atm, लीटर 20 का चेंज है, इसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ डेल्टा W रख देना और उस वैल्यू में 10 किलो जूल मतलब 10,000 जूल जोड़ देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. इट वुड बी 5948. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. When one mole of ideal gas is compressed to half of its initial volume, simultaneously heated to twice its internal energy, initial temperature, then the change in entropy. Okay. पहले वो कह रहा है वॉल्यूम आधा कर दिया. पहले क्या कह रहा है वो वॉल्यूम आधा कर दिया और फिर मैंने क्या किया उसका टेम्परेचर डबल कर दिया. ठीक है, तो मुझे बताओ चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा? चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा? तो एक समय में प्रोसेस क्या हो रहा है आइसोथर्मल और दूसरी समय में प्रोसेस क्या हो रहा है एडियाबैट आइसोकोरिक. तो डेल्टा एस इन आइसोकोरिक इज NCV/ln T. जब टेम्परेचर डबल कर रहे हैं तो NCV/T/ln फाइनल बाय इनिशियल, तो कितना हो जाएगा 2T/T. तो इट इज ln NCV/ln 2 प्लस आइसोथर्मल में हम सब जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला RT/ln V2/V1. तो पहले क्या था V था, अब V/2 हो गया, तो ये कितना हो गया ln/2 ln1/2. इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा R कॉमन आ जाएगा, यहाँ से R क्या आ जाएगा मतलब R क्या है सॉरी N कॉमन आ जाएगा. एक मोल के लिए तो एक कर लो 1 कर लो, तो ये क्या आ जाएगा CV माइनस R. ठीक है, CV माइनस R ln 2 क्या आ जाएगा ln 2. ठीक है, यहाँ फॉर्मूला R ln 1/2 होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्री एनर्जी देके रखी है, गिब्स फ्री एनर्जी, तीनों रिएक्शंस देके रखी हैं, पर आपको पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा, और आपसे पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी देके रखी है और आपसे पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा. तो गिब्स फ्री एनर्जी का भी अगेन एक फॉर्मूला अच्छा सा इजी सा फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में क्या है बच्चा C2H2. कहाँ है C2H2, कहाँ है? ढूंढो. यहाँ है सर, पर ये तो रिएक्टेंट में है, मतलब साइन क्या कर दूं सर, पलट दो. साइन पलटोगे तो कितना हो जाएगा C2H2 का +1 2 3 4 सर. ठीक है, यहाँ से करो. CO2 सर कहाँ है ही नहीं. कार्बन है, पर सर कार्बन कहाँ पे है? रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट -394. पर सर ये तो 1 है, यहाँ 2 है, मतलब ×2. H2 कहाँ है? रिएक्टेंट, यहाँ भी कहाँ है? रिएक्टेंट, मतलब सर सेम वैल्यू. इसको सबको आप जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी +209. ये वैल्यू क्या आएगी +209. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रिएक्शन देके रखा है डेल्टा H और डेल्टा S देके रखा है, तो आपको बताना है रिएक्शन कब से कब तक स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. इसके लिए आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगेगी. इसके लिए आपको गिब्स फ्री हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगेगी. डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसके ऊपर और नीचे की वैल्यूज कर लेंगे. तो डेल्टा G 0 हो गया, डेल्टा H माइनस 40,000 किलो जूल में दिया है. ठीक है, माइनस T इंटू डेल्टा, ये भी माइनस है तो ये कितना हो गया प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया 50. तो 40,000 अपॉन 50. तो इस वैल्यू को आप निकालोगे तो ये आएगी 800. मतलब 800 पे रिएक्शन कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे. 800 पे रिएक्शन कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे. तो मतलब 799 तक ये रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन क्या होगी 799 तक? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. और 801 पे रिएक्शन क्या हो जाएगी?
नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसका आंसर आ जाएगा 799 केल्विन से 801 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, specific heat is an extensive property while internal is an intensive property while internal energy is an extensive property। सही बात है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में क्या हो जाता है, आपका कंसेंट्रेशन डिफाइन हो जाता है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बच्चों कंसेंट्रेशन पे, इंटेंसिव नहीं डिपेंड करती है, तो ये गलत हो गया है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर आ गया ऑप्शन सी, आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन वी स्टार्ट विथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, आ जाएगा इक्विलिब्रियम, सही है। हमें बताना है क्या गलत है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, बिल्कुल सही बात है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ओपन, नहीं बच्चों क्लोज्ड, क्योंकि गैस है वो उड़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा। तो जब भी कभी गैसेस होती है तो आपको हमेशा क्लोज्ड वेसल लेना चाहिए, तो एक क्रॉस है गया। इन इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। सही बात है, इक्विलिब्रियम पे तो कांस्टेंट हो जाती है, तो ये भी सही है। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको केसी देके रखा है इस रिएक्शन का और आपको इस रिएक्शन का केसी पूछा है। ठीक है, तो केसी में देखिए आपने क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा किया, तो 1/1.8 इंटू 10 की पावर 6। पर सर हमने तो रिएक्शन को आधा भी कर दिया है, तो इस पूरी रिएक्शन का क्या ले लो, रूट ले लो। इसे जब आप सॉल्व करोगे, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 7.5 इंटू 10 की पावर -2। ये वैल्यू आएगी 7.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, सॉरी 7.5 इंटू 10 की पावर +2, यहाँ माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following oxides is most stable, which of the following oxides is most stable, which of the following oxides is most stable, the equilibrium of constant are given at the same temperature। ठीक है, सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके रखा है एक टेम्परेचर पे, तो कौन सी ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी उसका के सबसे क्या होगा बच्चों, उसका के क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा, क्योंकि अभी भी वो रिएक्टेंट फॉर्म में होगी, क्योंकि अभी भी वो रिएक्टेंट फॉर्म में होगी, उसकी रिएक्टेंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, तो इसीलिए ये वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। आंसर इज डी, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 moles of A, 4 moles of A, 4 moles of A and 4 moles of B are mixed when 2 moles of C are formed, when 2 moles of C are formed, when 2 moles of C are formed, ठीक है, at equilibrium according to the following reaction। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको यहाँ से क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है यहाँ से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है यहाँ से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, उसने क्या कहा है, 4 मोल ए के मिक्स किए और 4 मोल बी के मिक्स किए और 2 मोल सी के बन गए हैं। तो मतलब ये अगर 2 मोल इसके बने हैं तो इसके भी कितने बने होंगे, 2 मोल बने होंगे बच्चों। और अगर इन दोनों के 2-2 मोल बन गए हैं, मतलब ये 2 मोल टूट गए होंगे इन दोनों के भी, तो ये 4 - 2 4 - 2 तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 अपॉन 2/2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो केसी आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। Next question, the equilibrium constant Kp, the equilibrium constant Kp for the thermal dissociation of I2 into I2 से 2I में देने के लिए जिसका रिएक्शन का Kp है वो 4 atm है। ठीक है, आपको क्या बताना है, अगेन आपको क्या बताना है, इसका अगर 50% डिसोसिएशन हो रहा है तो आपको प्रेशर बताना है। आपको क्या बताना है, इसका प्रेशर बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मान लो, इसको x मान लो इनिशियली, एक्सप्रेशन
कुछ समय बाद कितना टूट रहा है, x माइनस 50, मतलब x अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई है, मतलब x माइनस हाफ टूट चुका है। ठीक है, तो ये बचेगा कितना, हाफ x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, हाफ x। Kp इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर, वैल्यूज रख देना है यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका 2 atm। ठीक है, एक्सपेक्ट करता हूँ इसका आंसर आएगा, सॉरी 3 atm, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका 3 atm। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे सॉल्यूशंस काम आए होंगे, आपको सारी चीजें मदद करी होंगी, आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर बताएं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।